जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उपस्थित हूँ आपके सामने इतिहास की 5वीं क्लास के साथ। 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वैदिक सभ्यता। हम जानेंगे वैदिक सभ्यता किस तरीके से अपना क्षेत्र विस्तृत करती है और हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है, इसकी समय सीमा क्या रहती है, सारी बातें अपन जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। बैकग्राउंड आपको ठीक दिख रहा होगा, वैसे मैं एक बार चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चा। अब अपन देखते हैं हमारा आज का टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता इंग्लिश वाला बच्चा ऐसे लिख लेगा, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, देखो, अब वैदिक सिविलाइजेशन इतना बड़ा टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसको पढ़ा जाता है। तो इसको अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखो, इसको 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं अपन पूर्व वैदिक काल या पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल। और दूसरे वाले हिस्से को अपन कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये वेद शब्द का, वैदिक शब्द का मतलब कुछ समझ नहीं आया। तो ये एक ऐसा काल है कि यहाँ पर वेदों का विकास हुआ है। आप यहाँ लिख सकते हैं वेदों का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? वेदों का विकास हुआ है। इस कारण इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। कोई पूछे भैया किसका विकास हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? वेदों का विकास हुआ है, जिस कारण इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो इसको अपन 2 हिस्से में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल को अपन, इसके टाइम पीरियड को अपन डिवाइड कर देते हैं 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ठीक है, और इसके टाइम पीरियड को अपन डिवाइड कर देते हैं 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, और कहीं कहीं किताबों में आपको 500 लिखा मिल जाएगा। तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब यहां हम ये जानते हैं कि वो वैदिक सभ्यता है। इस वैदिक सभ्यता का जो निर्माण है किस प्रकार के लोगों के द्वारा किया गया है, तो अब ध्यान रखेंगे वैदिक सभ्यता का निर्माण जिसके द्वारा किया गया है उनको आर्य कहते हैं। मैंने क्या कहा? उनको आर्य कहते हैं। उनको आर्य कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आर्य कौन है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य का यदि कोई आपसे अर्थ पूछे तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। मैंने क्या कहा? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसी को कुलीन भी कहते हैं। मतलब कुछ एक प्रकार से अपन इंग्लिश सेंस देखना चाहें तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट यानी कि एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, एक सकारात्मक शब्द दे रहा है। अच्छा, आपको इवन जैसे कई लोग कह देते हैं कि अपनी सेना को आर्य कहकर पुकार देते हैं, तो आर्य शब्द कहीं ना कहीं एक सकारात्मक शब्द है जो ये बताता है कि सामने वाली पब्लिक हो चाहे व्यक्ति हो, इंडिविजुअल, कि वो ग्रेट है, वो ग्रेटेस्ट है, वो श्रेष्ठ है। वो बस इसी प्रकार के शब्दों के साथ आर्य शब्द का चयन किया जाता है। हड़प्पा वैदिक सभ्यता जिसके द्वारा बसाई गई है, जिसके द्वारा निर्मित करी गई है, उसको आर्य कहते हैं। आर्य हमें किसकी ओर संकेत करता है? तो आर्य शब्द हमें संकेत करता है एक भाषाई समूह की ओर। किसकी ओर करता है? एक भाषाई समूह की ओर। और आर्य एक विशेष प्रकार के क्षेत्रों से भारत में आए थे। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं अपन उनके बारे में जानते हैं। समूह की ओर। ठीक है, समूह की ओर, यानी कि आर्य शब्द हमें क्या बताता है? एक भाषाई समूह बताता है। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और इसको अपन कह सकते हैं ग्रेट या ग्रेटेस्ट, जैसे अपन समझना चाहें। दरअसल में ये एक सकारात्मक शब्द है। कैसा शब्द है? सकारात्मक शब्द है। अपन आगे की ओर चलें तो बहुत ध्यान से समझेंगे अपन। देखो, अगर आर्यों की भाषा पूछी जाए, ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे, तो ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इनकी भाषा आप याद रखेंगे, ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे।
इतना आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद अपन आगे की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन जानते हैं, चलिए अपन जानते हैं कि आर्य जो है, आर्यों की उत्पत्ति कहां से होती है। तो हेडिंग डालेंगे आर्यों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द आर्यंस। उत्पत्ति, आर्यों की उत्पत्ति, यानी कि इनकी ओरिजिन कहां से होती है अपन वो जानते हैं, ओरिजिन। तो पूछा जाएगा आपसे, देखो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, सबसे ज्यादा स्वीकृत मत कौन सा है अपन वो भी जानते हैं। देखो ध्यान से सुनेंगे आप। एक इतिहासकार है जाना माना, इसका नाम है मैक्स मूलर। क्या नाम है इसका? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का कहना है कि आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा कौन सा है? तो आपको पता होगा, जो कंट्रीज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एशिया का मध्य वाला इलाका है, वहां से आर्यों का आगमन हुआ है भारत में। आर्य भारत के रहने वाले नहीं थे, आर्य बाहर से आए हैं भारत में। और कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ हो सकती है। किसी का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्लाइमेट चेंज हो सकता है। इवन कई इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में आर्य आए और आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता के वासियों के साथ युद्ध किया और युद्ध में इनको पराजित करके हड़प्पा सभ्यता का अंत करके भारत में एक नई सभ्यता, जिसे अपन कह सकते हैं वैदिक सभ्यता की स्थापना की। तो आर्य बाहर से आए हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, कई अलग अलग विद्वानों का मानना है, स्कॉलर्स का मानना है। तो मैक्स मुलर का कहना है कि इतिहासकार सेंट्रल एशिया से आए हैं। और दरअसल में मैक्स मुलर रहने वाले कहाँ के हैं? तो बेटा याद रखना है, ये जर्मनी के रहने वाले हैं, एक जर्मन पर्सन है ये। अच्छा, और सुनेंगे इनकी इस बात की पुष्टि कहां से होती है, इनने प्रूफ भी दिया है इस बात का। तो आपको याद रखना है, ईरान में एक अभिलेख प्राप्त होता है, एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है, इसका नाम है बेगोज गोई अभिलेख। कौन सा है? बेगोज गोई अभिलेख। बेगोज गोई अभिलेख, कहीं कहीं बागोज गोई भी लिखा मिलेगा आपको, तो याद रखेंगे इसको आप। बेगोज गोई अभिलेख में, है ना, बेगोज गोई अभिलेख में एक लाइन लिखी मिलती है, देवताओं के नाम मिलते हैं, 4 प्रकार के देवता। कितने प्रकार के देवता? 4 प्रकार के देवता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 4 प्रकार के देवताओं के नाम लिखे मिलते हैं। जैसे इंद्र का नाम लिखा मिलता है ना, वरुण का नाम लिखा मिलता है, और भी अन्य देवताओं के नाम लिखे मिलते हैं इसमें। तो 4 देवताओं के नाम लिखे मिलते हैं। ये 4 देवता, जब मैं आपको वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहां इंद्र और वरुण जैसे देवताओं का बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। तो इससे हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि कहीं ना कहीं ये देवताओं का संबंध जब वहां लिखा मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये आर्य वहीं के रहने वाले थे। और तो वहीं के रहने वाले थे, तो इस वजह से समानता होने के चलते हम कह सकते हैं कि आर्य ईरान, जो सेंट्रल एशिया का जो इलाका है, वहां से आए होंगे। अच्छा, जो अन्य देवताओं के आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे वरुण का नाम मिलता है, मित्र का नाम मिलता है, और साथ साथ में नासत्य का नाम मिलता है। ये 4 देवता हैं जिनके नाम मिलते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो इनको, आप चाहें तो इनको पेन डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और सुनेंगे ध्यान से, और बात को बहुत शिद्दत से सुनेंगे। मैक्स मुलर का मानना है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये बात। अच्छा, अभी मैं आपको और लिखाने वाला हूं। इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी भी मत को स्वीकृति दी जाती है तो मैक्स मुलर के मत को ही स्वीकृति दी जाती है, क्योंकि मैक्स मुलर ने इस बात की पुष्टि बेगोज गोई अभिलेख से हो जाती है। तो जिसके चलते इस बात की पुष्टि होने से मैक्स मुलर की बात को ज्यादा समर्थन मिलता है। तो याद रखेंगे इसको, आप याद रखेंगे इसको, इस मत को सर्वाधिक माना जाता है। मैंने 3 स्टार बना दिए हैं। अच्छा, और सुनेंगे, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक का मानना था, बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो आर्य लोग हैं, वो आर्य लोग नॉर्थ पोल से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं।
यानी कि नॉर्थ पोल से आए थे। अब भाई प्रश्न इस बात का है कि नॉर्थ पोल से आए हैं आर्य लोग, तो इनको इस बात की पुष्टि कैसे हो रही है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रमाण मिला होगा। तो आपको प्रमाणित बातें भी आपको बताई जाएंगी। देखो, ईरान में एक अभिलेख प्राप्त होता है, एक टेक्स्ट प्राप्त होता है, जहां लिखा मिलता है कि दिन रात 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती थी। और हम सबको पता है, ज्योग्राफी जो अपन पढ़ते हैं, कि 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात अक्सर ध्रुवों पर होती है। तो यहां से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो उत्तरी ध्रुव से हैं आर्य वहीं से आए होंगे, जिसके चलते बीजी तलक का मत भी माना जाता था, लेकिन मैक्स मुलर का मत ज्यादा सर्वाधिक स्वीकृत है। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है, स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य लोग जो हैं, ये आर्य लोग तिब्बत से आए हैं। कहां से आए हैं? तिब्बत से आए हैं, है ना। इनका कहना है कि तिब्बत से आए हैं। तो मैंने क्या कहा ना आपसे, अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस का पार्ट बनते हैं। इनको आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। आप इनको याद कर लेंगे। मैंने 3 ही लिखवाए हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा पूछे जाते हैं, वही मैंने आपको लिखवाए हैं। अच्छा, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल से आए हैं, इस बात की जानकारी ग्रंथ में मिलती है। एक ईरानी ग्रंथ है, उसका चाहे तो आप नाम भी लिख सकते हैं। एक ईरानी ग्रंथ है, इसका नाम है अवेस्ता। क्या नाम है इसका? अवेस्ता। अवेस्ता में इस बात की पुष्टि मिलती है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। मैंने क्या कहा? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होने की पुष्टि अवेस्ता नाम के ग्रंथ में मिलती है। क्या मिलता है इसमें? 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट, ऐसा पुष्टि इसमें मिलती है। ठीक है, तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको आप लिख रहे हैं तो इसके प्रॉपर नोट्स बना लें। अच्छा, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसका एज अ रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, मेरा उससे एक रिक्वेस्ट ही है और सलाह ही कहूंगा, कुछ भी समझ लो इसको। आप पहली बार यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर उसको आप लिखें और उसके नोट्स बनाएं, फर्स्ट टाइम यदि आपका तो। और जो बच्चा पढ़ चुका है वो उसका रिवीजन कर सकता है ना। तो इसको आप लिखें, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। फटाफट से लिखें आप, इसको फटाफट से आप लिखें, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, देखें अब अपन आगे की ओर। तो अपन ने जाना इतना सब कि वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया है, क्योंकि यहाँ वेदों का विकास होता है, इस कारण इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। अच्छा, असल में आपसे पूछा जाए पूर्व वैदिक काल, यानी कि थोड़ा सा पहले का काल है, उसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर बात करें तो इस समय ऋग्वेद का विकास होता है। किसका विकास होता है? ऋग्वेद का, है ना। ऋग्वेद का विकास होता है इस समय। ऋग्वेदा आप लिख सकते हैं, ये सबसे पुराना वेद है। इसको ऋग्वैदिक काल भी कह देते हैं और इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यहां पर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विकास होता है। और किसका विकास होता है? अथर्ववेद का। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, पूर्व वैदिक काल, जिसको अपन इंग्लिश वाला बच्चा लिख सकता है प्री वैदिक पीरियड, और इसको अपन लिख सकते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? पोस्ट वैदिक पीरियड। इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऋग्वेद का विकास होता है और यहाँ पर यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद का विकास होता है। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का। अच्छा, यहाँ हमने जाना कि आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और आर्य भारत में कहाँ से आए हैं। तो याद रखना, सेंट्रल एशिया से आए हैं। ये वाला मत सर्वाधिक माना जाता है। और ये भी मानते हैं कि आर्य घोड़ों पर बैठकर भारत आए थे, है ना। तो घोड़ों वाली जो सिस्टम है वो यहीं से शुरुआत होती है। और ये आगे चल के लोहे का आविष्कार हो जाता है, तो ये लोग हथियारों से परिचित होते हैं और युद्ध वगैरह में शामिल होने की गतिविधि मिलती है। अच्छा, आगे की ओर बात करें अपन, इससे आगे की ओर चलें, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो वैदिक सभ्यता थी, ये किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो याद रखना, ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी?
ये ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि ये लोग रूरल एरिया में बसे हुए थे और ग्रामीण क्षेत्रों की तरह इनके क्षेत्र का विकास हुआ, तो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। और इनका प्रमुख व्यवसाय पूछा जाए, इनका एक प्रमुख आय का साधन क्या हुआ करता था, इनका व्यवसाय क्या हुआ करता था, तो इनका ये इकोनॉमिक इनके जो कंडीशंस थी या इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो किस पर डिपेंड था, तो ये पशुपालन करते थे। क्या करते थे? पशुपालन करते थे। यानी अपन कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री करते थे ये लोग, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करते थे। अब प्रश्न इस बात का है कि मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, और इनके ट्रेड कई कंट्रियों के साथ चलते थे। मैंने आपको लिखाई भी है, तो आप उसको याद रखेंगे आप। ठीक है। अब हम समझते हैं कि सभ्यता तो ये ग्रामीण थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब यहां सबसे गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये जो ग्रामीण सभ्यता है, इनकी जो सोसाइटी थी, इनकी सोसाइटी थी ना, जो समाज था इनका, वो 5 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में बटा था? 5 वर्गों में बटा हुआ था, बटा हुआ था। ये 5 वर्ग कौन कौन से थे वो अपन जानते हैं। देखो, सबसे छोटा हुआ करता था कुल। कुल कुल सबसे छोटा हुआ करता था। कुल से ऊपर सबसे बड़ा हुआ करता था, इससे बड़ा, इसको कहते थे ग्राम। इसको क्या कहते थे? ग्राम। ग्राम से बड़ा हुआ करता था विश्व, है ना। देखो, सबसे छोटी इकाई समाज की क्या थी? समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल। अपने आप ही तो होते हैं, अपन कहते हैं कुल खानदान, है ना। कुल से बड़ा ग्राम होता है और ग्राम से बड़ा विश्व होता है। ग्राम से बड़ा क्या होता है? विश्व। और विश्व से बड़ा होता था जन, और जन से बड़ा होता था राष्ट्र। ये इनकी समाज की इकाइयां हुआ करती थी। कुल शब्द तो आप समझ रहे हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कुल शब्द का मतलब होता है फैमिली से होता है। ठीक है। उससे बड़ी इकाई होती थी ग्राम या विलेज, विश्व, जन और राष्ट्र। अच्छा, जो कुल होता था, कुल का जो हेड होता था उसको कुलपति कहते थे। क्या कहते थे उसको? कुलपति कहते थे, है ना। ग्राम के हेड को ग्रामपति या इसको ग्रामीणी कहते थे, ग्रामीणी कहते थे इसको। विश्व के हेड को विश्वपति कहते थे, याद रखेंगे इसको आप, विश्वपति कहते थे। और जन के हेड को जनपति कहते थे। और राष्ट्र के हेड को राजा कहते थे। क्या कहते थे? राजा कहते थे। इसको आप याद रखेंगे, है ना। अच्छा, कहीं कहीं किताबों में आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा कि जन के हेड को राजन कहते थे और राष्ट्र के हेड को सम्राट कहते थे। क्या कहते थे? सम्राट कहते थे। और इसके हेड को राजन भी कहते थे। ऐसा भी आपको लिखा मिल सकता है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। वैसे आप इसको ज्यादा आप मार्क करेंगे आप। ये इनकी समाज की एक व्यवस्था थी। 5 वर्गों में इनकी सोसाइटी 5 इकाइयों में बटी हुई थी। ठीक है। तो इसको आप पेन डाउन करें फटाफट से, फटाफट से आप इसको लिखें, फटाफट से आप इसको लिखें। ठीक है। इसको आप लिखें। व्यवसाय इनका पशुपालन है और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यवसाय ट्रेड करना है, व्यापार करना है। ठीक है। इनका ट्रेड करना है। इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है। चलो, इतना आप लिखने के बाद आगे चलते हैं। जब ऋग्वेद की पुस्तक खोली जाए तो उसमें जो नदियां है ना, उन नदियों को उस जमाने में कुछ नाम से जानते थे, तो नदियों के अपन वैदिक नाम लिख लेते हैं। वैदिक नाम, नदी का वैदिक नाम, नदी का वैदिक नाम, वैदिक नेम ऑफ रिवर। और इधर लिखेंगे वर्तमान उसको नाम से, नदी का नाम आज की डेट में क्या है उसका अपन वो जानते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता, एक्सट्रीमली सॉरी, बार बार हड़प्पा सभ्यता निकल जाता है मेरे मुंह से, क्योंकि हाल ही में उसको मैं पढ़ा कर आया हूं, तो जुबान पर वही चढ़ा हुआ है मेरी। अच्छा, अपन नदी का वैदिक नाम की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे कोई भी एग्जाम्पल उठा लो। जैसे एक नदी है सदा नीरा। कौन सी नदी है? सदा नीरा। अब सदा नीरा वेद के समय, जब वैदिक सभ्यता अस्तित्व में थी, तो जो आर्य लोग हुआ करते थे वो सदा नीरा नदी कहते थे, लेकिन आज हम उसे गंडक नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? गंडक नदी नाम से जानते हैं।
और उस समय उसको सदा नीरा कहती थी। हमें ये साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो जब हमने वेदों का अध्ययन किया तो वेदों में नदियों के ये नाम लिखे मिलते हैं। सदा नीरा लिखा मिलता है ना। ऐसे ही एक नदी है, इसका नाम लिखा मिलता है विपाशा। क्या नाम लिखा मिलता है? विपाशा। और आज हम विपाशा व्यास नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यास नदी को कहते हैं। ऐसे ही काबुल का नाम लिखा मिलता है कुभा, और आज हम इसे काबुल कहते हैं। क्या कहते हैं? आज हम इसे काबुल कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही झेलम नदी का नाम लिखा मिलता है वितास्ता। क्या नाम लिखा मिलता है? वितास्ता। और आज हम इसे झेलम कहते हैं। अच्छा, झेलम का यूनानी नाम भी याद रखना है। झेलम नदी को मैंने क्या कहा? झेलम नदी को यूनानी भाषा में या यूनानी लैंग्वेज में इसको हाइडे स्पीस भी कहते हैं। हाइडे स्पीस, हाइडे स्पीस, हाइडे स्पीस भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वितास्ता झेलम को कहते हैं। और याद रखेंगे आप अस्किनी। अस्किनी, अस्किनी चिनाब को बोलते हैं। चिनाब, चिनाब। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा परुषड़ी किसे कहते हैं? परुषड़ी, तो परुषड़ी आपको याद रखना है, ये रावी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रावी को। तो ये नदियों के नाम है, ये वैदिक नाम है, और ये इनके अपन कॉमन नेम है जो यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस का पार्ट बनते हैं, इनको फटाफट से आप इनको लिखें। आप लिखिए, आप इनको जल्दी से, इनको आप लिख सकते हैं फटाफट से। इनको आप फटाफट से लिखें, इनको आप लिखें। ठीक है। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, और जब भी मैं जो भी चीजें पढ़ाता हूँ, जो आपको नाम थोड़े टफ लगते हैं, याद रखने में प्रॉब्लम आती है, आप एक बार मन में उनको बोलने की कोशिश किया करो, है ना। तो आप बोलेंगे तो आप उसको याद कर पाएंगे, बहुत लंबे समय तक आपको वो उसको अपनी मेमोरी में आप उसको सेव कर पाएंगे, है ना। तो जब भी कोई पूछेगा तो आप बहुत जल्दी आपको वो चीज मेमोराइज हो जाएगी। तो आप एक बार बोला जरूर करें उसको, मन में बोला करें। अपने रूम में पढ़ते हैं सेपरेट, तो आप बोल दिया करें, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है। तो इतना आप लिखें फटाफट से नदियों के नाम। इसके अलावा मैं आपको कुछ और नदियां भी लिखाता हूं। और लिखें आप, चलो। अच्छा, सिंधु नदी जो है, अच्छा इधर की साइड ही अपन लिख रहे हैं ना, तो फिर इसी के नीचे और कंटिन्यू कर देते हैं। इनको मैं थोड़ा सा स्पेस देकर ऊपर कर देता हूं, ताकि पर्याप्त स्पेस मिल जाए अपने पास। अच्छा, उस समय एक नदी सिंध भी बोलते थे उसको, और कहीं कहीं लिखा मिलता है वैदिक काल में इसको हेरत भी बोलते थे, हेरत। और आज हम इसे सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। ठीक है। तो ये नदियों के नाम मिलते हैं हमें देखने को। कोमल, गोमल नदी, और आज हम इसे कहते हैं गोमती। क्या कहते हैं? गोमती कहते हैं, गोमती। ऐसे ही एक नदी है, इसको सुवस्तु कहते थे, सुवस्तु। और आज इसे अपन स्वात नदी कहते हैं। स्वात घाटी आपने सुना होगा, स्वात नदी कहते हैं। कॉलिंग, somebody is calling me। हेलो, क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। ठीक है। तो सुवस्तु और स्वात, आप उसको याद रखेंगे। इसको लिखें आप फटाफट से। ये आपके एग्जाम का बहुत बार पार्ट बनी है, तो आप इनको याद रखेंगे आप। ठीक है, इनको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप एक नदी और लिख सकते हैं, द्वसदती। द्वसदती, द्वसदती। है ना, इसको घग्गर, आज अपन इसको घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, घग्गर नदी। ठीक है। यहाँ आपके लिए इतनी नदियां पर्याप्त हैं, और यही एग्जाम का पार्ट बनती है। इससे ऊपर आपके लिए
ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपसे, तो आप इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे आप। ठीक है। चलिए, ठीक है। अब अपन को कुछ बेसिक बेसिक बातें समझनी है। जैसे अगली क्लास में आपको लेकर आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, और ऋग्वेद का पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है, कौन से सूक्त में क्या लिखा है, मंडल कितने हैं, नया मंडल कौन सा है, पुराना मंडल कौन सा है, इसके अलावा अथर्ववेद में क्या जानकारी है, कौन से वेद में जादू टोना दिया गया है, किस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, किस वेद में कैसी जानकारी है, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन के लेक्चर सेकंड के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।